गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राज शिशु शिक्षा सदन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट किया था और आज हम 1.2 पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला सवाल है बहुत ही आसान है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग जानते हैं, जैसे ये है 140। तो अब आपको छोटी से छोटी संख्याओं को केवल काटना है। इसको 140 अंतिम का अंक जो है आपका सम संख्या है, ये 2 से कट जाएगा। तो जब 2 से भाग करेंगे 140 में तो 140 का आधा होता है 70 और फिर लास्ट में शून्य है तो फिर ये 2 से कटेगा और जो 70 का आधा होता है वो होता है 35 और 35 आपको पता है कि 5 से कट सकता है बड़े आसानी से, तो हम उसको 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 से ही कटेगा, तो यहाँ पे 7 एकम 7। तो इस प्रकार 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। अब यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है तो 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2। 5 कितनी बार आया है तो केवल 1 बार आया है। 7 कितनी बार आया है तो केवल 1 बार आया है। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, जो आप लोगों ने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। इसी प्रकार 156 का भी कर सकते हैं, ये आप लोग अभ्यास करिएगा। अब ये तो हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड का। अब कभी कभी पूछता है कि आप बताइए कि किसी संख्या के कुल कितने गुणनखंड होंगे। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि बताइए कि 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या। अब ये काफी छोटी संख्या है तो आप लोग उसको निकाल सकते हैं। तो करेंगे क्या, लिखेंगे कि 12 जो है 1 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 2 से भी कट जाएगा, 2 6 12। फिर 12 3 से भी कट जाएगा, 3 चौके 12। और 12 जो है 4 से भी कट जाएगा, 4 3 12। और उसके बाद 12 के बाद जो है अपने 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, यानी जो 12 के कुल गुणनखंड होंगे इतने होंगे 1 2 3 4 6 और 12। इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी 12 के कुल गुणनखंड जो आएंगे 6 आएंगे। तो कैसे आता है तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो 12 का पहले हम क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड जैसे निकालते हैं तो 12 2 से कटेगा तो 2 6 12। फिर जो 6 है ये 2 से कटेगा तो 2 3 6 और 3 जो है कटेगा 1 से। अब देखिए यहाँ पे जो ये 2 है कितनी बार आया है तो 2 जो है 2 बार आया है, हम लोग 1 बढ़ा देंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3। अब देखिए 3 कितनी बार आया है तो 3 केवल 1 बार आया है, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो आपका आ जाएगा 2। अब इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, अर्थात 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या 6 होगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। ये काफी छोटी संख्या थी, आप लोग कर सकते थे। आइए हम किसी बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या। देखिए 30 किस संख्याओं से कट जाएगी तो 30 आपका 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 15 दूना 30, 3 से कट जाएगा, 3 दहा में 30, 4 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा क्योंकि 5 छक्का 30 और 6 से भी कटेगा, 6 पंचे 30। 7 से नहीं कटेगा ये, ना ही 8 से कटेगा, ना ही 9 से कटेगा, ये 10 से कटेगा। इसके जो कुल गुणनखंड आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। अब 6 हमारे देखिए ट्रिक से आते हैं नहीं, तो 30 का हम लोग क्या करेंगे लसा निकालेंगे। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 15, फिर 3 से काटेंगे तो आएगा 5 और 5 से काटेंगे तो आएगा 1। 30 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और उसके बाद 15 से कटेगा और 30 से भी कटेगा। यानी कुल मिलाके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 30 के कुल गुणनखंड आ रहे हैं 8 आ रहे हैं। अब आइए हम फिर से देखते हैं तो 2 जो है यहाँ पे 1 बार आया है और 1 में हम 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 बढ़ा के ही हमेशा लेते हैं। जो 3 है ये भी 1 बार आया है तो 1 बढ़ाएंगे तो 2 आ जाएगा। और जो 5 है ये भी 1 बार आया है तो 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो
2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार 8 आ रहा है और यहाँ पर भी 8 आ रहा है। तो कुल गुणनफल संख्या हम लोग ऐसे ही बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला सवाल आप बड़े आसानी से कर लेंगे, अभाज्य गुणनफल छोटी कक्षा में आपको हमने पढ़ा होगा। अब दो संख्याओं का लसागु। दूसरा क्वेश्चन है तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब एलसीएम और एचसीएफ निकालते करते हैं, हम दो चीजें साथ सीखेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनफल लिखेंगे पहले। तो जो 26 का अभाज्य गुणनफल होता है आपको पता है कि 2 गुणते होगा, 26 2 से कटेगा और 13 से कटेगा, 13 गुना 26। अब 91 जो है आपका 13 7 91 यानी 7 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। देखिए आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सभी में हम लोग जो अभाज्य गुणनफल नहीं है उसको भी लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 7 नहीं है लेकिन नीचे है तो हम 7 लिख के उसके पावर 0 कर देते हैं। अब नीचे केवल 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख देते हैं। अब सब कुछ सही है, हमारा 2 नीचे नहीं था, हमें 2 की पावर तो 0 लिख ही सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है और 1 से पूरा कर सकते हैं। ऊपर 7 नहीं था तो हमने 7 की पावर 0 लिख दिया। अब हम लोग लिखेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस मसब होता है। अब मसब में हम उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल को लेते हैं जिसकी घात कम हो। तो उभयनिष्ठ जो दोनों में हो तो दोनों में देखिए यहाँ पे ध्यान से 13 मौजूद है। अब 13 है इसमें घात भर एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है तो अर्थात जो मसब होगा आपका 13 होगा। उसके बाद 2 है तो 2 की घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है तो हम लेंगे 2 की घात 0 उसका मतलब होता है 1 जो कुछ मतलब नहीं है। और यहाँ पे 7 की घात 1 है यहाँ पे 7 की घात 0 है तो हम कम घात वाली लेंगे तो कम घात 0 है और किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है इसलिए हम यहाँ पे 1 नहीं लिख रहे हैं। आप किसी भी विधि से मौसा निकाल सकते हैं जो आप जानते हैं। उसके बाद एलसीएम, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जो दोनों में हो उसी को लेंगे लेकिन जो अधिकतम घात की हो। तो अधिकतम घात की ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 की घात 1 है यहाँ पे 2 की घात 0 है तो 1 बड़ा होता है इसलिए लेंगे 2 की घात 1। अब यहाँ पे 13 की घात 1 यहाँ भी है 13 की घात 1 यहाँ भी है तो हम लोग लेते हैं 13 की घात 1। अब 7 की घात 1 यहाँ है और 7 की घात 0 है हम लोग लेंगे 7 की घात 1। अब इनका गुणा कर लेते हैं तो 2 13 गुना 7 दूनी 14 और गुणते 13 बच रहा है आपका। अब 13 चौके 52 टाइम 2 हासिल लगा 5 और 13 एकम 13 5 18 यानी ये आपका आ रहा है। अब कहा है कि ये सिद्ध कीजिए कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो लसब और मसब के बराबर होता है। और यहां हो सकता है पूरा ना करें ताकि हमको आसानी होगा तो हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं हैं 26 और 91 तो 26 गुणते 91 रहने देते हैं इतने पे। अब लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में है एलसीएम गुणते एचसीएफ। एलसीएम जो आप आया है 14 गुणते 13 आया हुआ है। अब यहां पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं और जो आपका एचसीएफ आया है एचसीएफ आया हुआ है 13। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 13 गुणते 7 और 13 गुणते 2 और 91 को लिख सकते हैं 13 गुणते 7 और 7 दूनी होता है आपका 14, 7 दूनी 14 और 13 गुणते 13 मतलब 169 यानी आपका आ रहा है 14 गुणते 169 और यहां भी देखते हैं तो 14 और 13 में 169। तो ध्यान से देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका आ रहा है 14 गुणते 69 और जो राइट हैंड साइड है ये भी आ रहा है 14 गुणते
69। तो इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो लसअ और मसअ के गुणनफल के बराबर होता है। और इसी तरह इसका भी क्या करेंगे कि 510 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे और यहाँ पे 92 का भी निकालेंगे और उसके बाद हम लोग ये सूत्र पे कर देंगे, उसके बाद ये बड़ी आसानी से आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं क्योंकि बहुत ही आसान है, जो छोटे कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो तीसरा सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जो अभाज्य गुणनखंड का है तो पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 2 6 12, 2 3 6 और 3, 2 दूनी 4 3 12, सही। 15 के लिखते हैं तो 15 का होगा आपका 3 बचे 15 और 21 का होगा आपका 3 सते 21, जो बहुत ही आसान विधि से आप लोग इसे करते हैं कि 12 हो गया, 12 2 से कटेगा तो 6 आएगा, 2 से कटेगा तो 3 आएगा और 3 से कटेगा तो 1 आएगा। तो 2 गुणते 3। इसी प्रकार 15 है आपका, तो 15 को 3 से काटेंगे तो 5 आएगा और 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार 21 है तो 3 से काटेंगे तो 7 आएगा और 7 से काटेंगे तो 1 आएगा, जो आप लोग जानते हैं। तो यहां पे अब हम लिखेंगे एचसीएफ यानी मसअ जो होता है, ये तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन संख्या है 3 3 3, जो एचसीएफ होगा वो आपका होगा 3। उसके बाद जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो होता है अधिकतम घात होना चाहिए। देखिए यहां पे जो लिखे है इसको तो 2 2 वाला है, 2 की पावर 2 गुणते 3, तो 2 यहां पे 2 बार आया, यहां पे एक भी बार नहीं आया और यहां भी एक भी बार नहीं आया। तो हम अधिकतम लेते हैं तो 2 2 बार गुणते। अब 3 की बारी आती है तो 3 एक बार यहां भी, एक बार यहां भी, एक बार यहां भी, तो एक बार तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद 5 की बारी आती है तो 5 यहां पे नहीं है तो हम लिख सकते हैं ना कि 5 की पावर 0, और यहाँ पे तो 5 एक बार है और यहाँ पे नहीं है तो लिख सकते हैं 5 की पावर 0। तो अधिकतम लसअ का मतलब अधिकतम, तो यहाँ पे एक बार है यानी 5 घाते 1। अब बारी आती है 7 की, तो 7 की घाते 1, एक बार 7 है, यहाँ पे नहीं है तो 7 की घाते हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ भी 7 नहीं है तो 7 की घाते 0 लिख सकते हैं। अब अधिकतम 7 कहां पर आया है तो यहाँ पे, तो लिखेंगे 7 की घाते 1। अब देखिए तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 7 त्रिक 21। अब 21 में 20 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 42 और 1 0 बढ़ जाएगा। तो जो आपका लॉस आएगा वो 420 आएगा और जो मसअ आएगा ये 3 आएगा। तो इस प्रकार हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का निकाल सकते हैं और आगे भी सवाल लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग चौथा सवाल देखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि एचसीएफ यानी जो मसअ है 306 और 657 का वो 9 दिया है। क्वेश्चन है कि जो एचसीएफ है 306 और 657 का वो 9 दिया गया है, तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है किसका, तो 306 और 657 का। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं कि एचसीएफ गुणते एलसीएम यानी लॉसअ गुणते मसअ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, ये हो गया आपका। अब यहां पे ध्यान से देखिए तो आपको एचसीएफ 9 दिया हुआ है गुणते जो एलसीएम है यही तो ज्ञात करना है। एलसीएम लिख देंगे बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं हैं आपके पास वो 306 है और 657 है। तो जो यहां से एलसीएम बराबर आएगा आपका 306 गुणते, अब 306 में 657 का गुणा करेंगे तो आएगा 20 10 42, ये आप लोग गुणा कर सकते हैं। उसके बाद ये बटे में आएगा आपका 9। अब कितने में हम भाग करेंगे तो भाग तो नॉर्मली सभी को आता है, 9 का भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18, बचेगा 2 तो हो जाएगा 2 और 1 21, फिर जाएगा 2 बार तो 9 दूनी 18, फिर बचेगा आपका 3 और 0 होगा तो 30 हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27,
फिर 3 बचेगा और हो जाएगा 34। तो फिर 3 बार जाएंगे तो फिर होगा 9 3 27 और फिर बचेगा आपका, तो फिर अब जाएगा 7 और बचेगा 72, 9 और 72। इस प्रकार जो आपका एलसीएम होगा ये बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो ये आपका जो चौथा सवाल है यहाँ पे समाप्त होता है और आपको हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।